हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी अड्डा पर। तो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में लाइफ स्पेन के बारे में डिस्कस किए थे और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। तो बच्चों लोग, समय को हम वेस्ट नहीं करेंगे और डायरेक्ट चलते हैं हम लोग क्लास के ऊपर। और आज के क्लास में हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या है। तो बच्चों, समझने का प्रयास करेंगे। हम बात करते हैं किसकी जी? रिप्रोडक्शन की। तो समझिए आखिर ये रिप्रोडक्शन होता क्या है, इसको हम पूरे डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, रिप्रोडक्शन को तो एक्चुअली हम हिंदी में कहते हैं प्रजनन। क्या कहते हैं जी? प्रजनन कहते हैं। अब यहां पर जो रिप्रोडक्शन है, इसको आसानी से हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं बच्चों। देखिएगा, एक तो री तोड़ सकते हैं, दूसरा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन अब समझने का प्रयास करेंगे। अब यहां पर जो री है, इसका मतलब होता है अगेन। क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है अगेन। ओके। और ये जो प्रोडक्शन है, इसका मतलब होता है निर्माण या उत्पत्ति या उत्पन्न होना। ठीक है जी। तो यहां पर देख रहे हैं कि रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है कि पुनः उत्पन्न हो रहा है। अब क्या पुनः उत्पन्न हो रहा है, तो समझिए। देखिएगा, अब मान लेते हैं यहां पर एक जीव है। ठीक है, इसने क्या किया? अपने जैसे नए जीव को उत्पन्न किया। अपने जैसे नए जीव को उत्पन्न किया। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि क्या हो रही है। तो पहले से उपस्थित है, ये क्या जी? ये पहले से उपस्थित है और ये नया बना है। तो हम लोग देखते हैं कि रिप्रोडक्शन में होता क्या है। तो बच्चों, पहले से जो उपस्थित जीव होते हैं ना, वही क्या होते हैं? तो वही अपने जैसे नए जीव को उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं जी? अपने ही जैसे नए जीव को उत्पन्न करते हैं। एनसीईआरटी में एक लाइन लिख के गया है कि एक साइकिल होता है बर्थ, ग्रोथ और डेथ का, और उसी के बीच में एक आता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, कि जीवों का जन्म होता है, उनकी वृद्धि होती है और रिप्रोडक्शन करते हैं और अंत में उनकी डेथ हो जाती है जी। ठीक है, तो यहीं पे बात है कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो हमने देखा कि पुनः निर्माण, यानी पहले से जो उपस्थित जीव हैं अपने जैसे जीव को उत्पन्न करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो आप इसे इतना नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके डेफिनेशन की बात कर लें तो रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल है कि रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस by which pre-existing organism reproduce young one like itself, like itself। तो बच्चों, डिफिनीशन को समझने का प्रयास करते हैं। डिफिनीशन का आ रहा है कि रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस यंग वन लाइक इटसेल्फ। यानी कि प्रजनन क्या है? तो प्रजनन एक प्रक्रिया है। हाँ बच्चों, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं चाहे हिंदी मीडियम वाले हैं, आपको थोड़ी सी ही इंग्लिश आती है तो आपको डरना नहीं है। यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों बातें बताई जाएंगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक है, तो प्रजनन क्या है? तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें, देखिए, प्री एग्जिस्टिंग का मतलब क्या होता है? पहले से उपस्थित, पहले से उपस्थित। ठीक है जी, प्री एग्जिस्टिंग का मतलब होता है पहले से उपस्थित। तो प्रजनन में होता क्या कि जो पहले से उपस्थित जीव है अपने जैसे, ध्यान देंगे, लाइक इट सेल्फ, अपने जैसे ही जीव को उत्पन्न करते हैं। तो बच्चों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। और सिंपल सा ये भी कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है? तो एक प्रकार का बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या जी? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। एक और बात ध्यान देंगे जो कि नोट में हमेशा याद रखिएगा कि यह एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए
ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है तो समझिए, वैसे गुण जिसके आधार पर हम सजीव और निर्जीव में अंतर कर पाते हैं उसी को हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। किसका? तो सजीवों का। तो रिप्रोडक्शन क्या है? एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। सॉरी, एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें पहले से उपस्थित जीव अपने जैसे जीव को उत्पन्न कर देता है। ठीक है, अब यहां पे बात आती है, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या बताया गया है। तो सुनिए, रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ, यानी कि अपने जैसे ही नए जीव को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, द ऑफस्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। अब देखिए क्या होता है कि रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो संतान है, संतान जिसने जन्म लिया, संतान वृद्धि करता है। ठीक है, और फिर से क्या करता है? रिप्रोड्यूस करने का कार्य करते हैं, यानी कि जीवों को उत्पन्न करता है। ठीक है, एक और बात कि रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। तो हम लोग पर्पस की बात कर लेंगे कि रिप्रोडक्शन के पर्पस क्या होते हैं। तो बस आप इतना ध्यान रखेंगे कि जो पहले से उपस्थित जीव है उसने क्या किया? नए जीव को उत्पन्न किया। ठीक है, नए जीव को उत्पन्न किया और वह जीव है जो संतान है, वृद्धि होती है, फिर से रिप्रोड्यूस करता है, यानी कि ये जो साइकिल है लगातार कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो प्रजनन क्या है? तो एक प्रकार कह सकते हैं तो साइकिल है जो कि कंटिन्यूअसली रन करता रहता है। ठीक है, ओके जी। अब हम यहां पर रिप्रोडक्शन के पर्पस की बात करें, इसका आखिर उद्देश्य क्या होता है तो देखिएगा, पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन के उद्देश्य, प्रजनन के उद्देश्य। तो बच्चों प्रजनन के उद्देश्य निम्न है। ठीक है, पहला क्या है तो समझिए, पहला है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज या कंटिन्यूटी ऑफ, यहां पे सबसे पहले लाइफ, जीवन की निरंतरता, जीवन की निरंतरता। ठीक है जी, तो यहां पर जो प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है तो जीवन की निरंतरता बनाए रखना, यानी कि जो पृथ्वी है इस पर जो जीव निवास करते हैं उनकी कंटिन्यूटी बनाए रखना प्रजनन का क्या है? मुख्य उद्देश्य होता है। यानी कि इस पृथ्वी पर जीवन बनी रहे इसके लिए क्या चाहिए? रिप्रोडक्शन चाहिए। क्लियर है? जो दूसरा पॉइंट है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज यानी कि बच्चों यहां पे क्या करना है तो जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए भी क्या चाहिए? तो रिप्रोडक्शन चाहिए। जाति की निरंतरता, ठीक है, इसके लिए भी क्या चाहिए? रिप्रोडक्शन चाहिए। तीसरी बात देखिएगा, जनसंख्या निर्माण यानी कि पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन, जनसंख्या निर्माण, जनसंख्या निर्माण, पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बच्चों जनसंख्या के निर्माण के लिए भी रिप्रोडक्शन की आवश्यकता होती है। ठीक है, और अंत जो है सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, विभिन्नताएं, वेरिएशंस। तो बच्चों रिप्रोडक्शन के द्वारा ही जीवों में वेरिएशंस आते हैं। ठीक है जी, तो हमने क्या देखा कि रिप्रोडक्शन के कौन कौन से उद्देश्य हैं, हमारे कौन कौन से पर्पस हैं, जिसमें से सबसे पहले था कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ यानी पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखना, जाति की निरंतरता बनाए रखना, और ये पॉपुलेशन का निर्माण, और साथ ही साथ ये वेरिएशन है, जो कि आपके रिप्रोडक्शन के मुख्य रूप से 4 पर्पस हैं। ठीक है, आप इसे दिमाग में अपने रखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो प्रजनन है
इसके बेसिक फीचर क्या है, इसके मूलभूत जो लक्षण है वो क्या क्या होते हैं, थोड़ा सा हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसको, आप लोग नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए ये जो बातें हैं आपके एनसीईआरटी में दी गई हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसिक फीचर की। बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन के जो बेसिक फीचर्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अब। चलिए जी, सबसे पहले एक बात बताते हैं, जो जीव होते हैं ना उनकी उत्पत्ति होती है, या कहने का मतलब कि पहले से उपस्थित जीव अपने जैसे जीव को उत्पन्न करता है, तो देखते हैं कि कुछ जो लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। मतलब कि जैसा जनक है वैसे ही कुछ लक्षण संतान में भी होते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग कहते हैं डीएनए का प्रतिकृतन, यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन। तो बच्चा लोग, प्रजनन की प्रक्रिया में डीएनए की कॉपी बनते हैं, तो ये उसका एक फीचर होगी। तो इसी प्रकार से बहुत सारे फीचर देखेंगे। तो बच्चों, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वैसे बच्चे जो कि नीट की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनको ये फायदे बहुत हो। और साथ ही साथ बच्चा लोग, हम यहाँ पे आपके पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, 11th और 12th दोनों कवर करेंगे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत सारे प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बेसिक फीचर की, तो जो सबसे पहला बेसिक फीचर है यह है कि आरएनए, प्रोटीन एंड अदर बायोमोलिक्यूल्स formed in reproduction। ठीक है जी, फॉर्म इन रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन की प्रक्रिया में। समझिए पहला पॉइंट क्या है, हिंदी वाले लोग ध्यान समझेंगे कि आरएनए, प्रोटीन और अन्य जैव अणुओं का निर्माण होता है प्रजनन की प्रक्रिया में। पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, तो बच्चों लोग समझने का प्रयास करेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है एक डीएनए है, ठीक है, जैसे समझिए ये डीएनए है और इसी डीएनए से एक और कॉपी बन गया। क्या बन गया जी? एक और कॉपी बन गया, यानी कि कॉपिंग ऑफ डीएनए। कॉपिंग ऑफ डीएनए यानी कि डीएनए के कॉपी बनना क्या कहलाता है बच्चों? डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। ठीक है, अब अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट था कि आरएनए प्रोटीन का निर्माण, साथ ही साथ जैव अणुओं का निर्माण। दूसरा था डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए की कॉपी बनना। और तीसरा है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन होता है जिसमें कोशिका विभाजन होगा। क्या होगा जी बच्चों? कोशिका विभाजन होगा। और चौथे की बात करेंगे तो सेल ग्रोथ, कोशिका वृद्धि। कोशिका वृद्धि, ठीक है जी, कोशिका वृद्धि होती है। और अगर हम पांचवे की बात करें, पांचवें फीचर की बात करें तो पांचवा फीचर होता है कि फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट। रिप्रोडक्टिव यूनिट। अब देखिए रिप्रोडक्टिव यूनिट यानी कि प्रजनन इकाई का निर्माण। प्रजनन इकाई का निर्माण, ठीक है जी, प्रजनन इकाई का निर्माण होता है। अब यहां पे अगर हम छठे पॉइंट की बात करेंगे तो बच्चों 6 जो पॉइंट है इसका वो होता है कि प्रजनन इकाई से जीव का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम
रिप्रोडक्टिव यूनिट। यानी कि ये जो प्रजनन इकाई है बच्चा लोग, तो इसी प्रजनन इकाई से नए जीव का विकास होता है। ठीक है, ये सभी क्या है, रिप्रोडक्शन के पर्पस हैं, पर्पस नहीं फीचर्स हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो हम आपको बता रहे हैं, समझिएगा, नोट के रूप में आप लिख लेंगे। ठीक है, नोट के रूप में रिप्रोडक्टिव यूनिट को ब्लास्टोस कहा जाता है, ब्लास्टोस कहा जाता है। तो बच्चा लोग जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, ब्लास्टोस कहते हैं। क्लियर? तो हमने देखा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन के पर्पस क्या है और रिप्रोडक्शन के बेसिक फीचर्स क्या हैं, यहां तक हमने देखा। अब बच्चों हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे कि आखिर ये जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है इसके कितने टाइप्स होते हैं, क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सब कुछ हम यहां पर डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है जी, ओके। देखिए अब ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी में आपके दिया गया है कि जो रिप्रोडक्शन है वो दो प्रकार के होते हैं। रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं जी, दो प्रकार के होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, ओके। चलिए बात करते हैं रिप्रोडक्शन के प्रकार की। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन के प्रकार। प्रजनन के प्रकार, तो बच्चा लोग प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं, अभी हमने बताया कि जो प्रजनन होते हैं कितने प्रकार होते हैं, तो इसके होते हैं दो टाइप्स। कितने होते हैं जी, इसके दो प्रकार होते हैं। एक क्या है, तो एक को बोलते हैं हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है जी, और जो दूसरा है इसे हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब समझिए, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको हम लोग कहते हैं अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको हम लोग कहते हैं लैंगिक प्रजनन। क्या था बच्चा लोग, इसे हम लोग कहते हैं लैंगिक प्रजनन। क्लियर है? तो मुख्य रूप से आपको पढ़ने हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ओके। अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, तो एनसीईआरटी में लाइन दी गई है, उसको समझिएगा। अ सिंगल इंडिविजुअल पैरेंट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। ठीक है, यानी कि कहा जा रहा है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, उसमें एक जनक, एक ही जो सिंगल पेरेंट है वो क्या कर सकता है, नए जीव को उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, ओके। अब देखिए यहां पर हम इसको अच्छे से डिफाइन करेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, समझिएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन का एक माध्यम है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल डेवलप्ड विदाउट गैमेटिक फ्यूजन, यानी कि बच्चों समझने का प्रयास करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वह प्रकार है जिसमें नए जीव विकसित होते हैं बिना युग्मक के संलयन के, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रजनन का वह माध्यम या तरीका जिसमें नए जीव विकसित होते हैं बिना निषेचन के। तो बच्चे लोग उसी को हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बात समझिए, जो एसेक्सुअल टर्म है ना, इसमें आपको दो टर्म मिलेंगे, एक ए और सेक्सुअल। देखिएगा, ए का मतलब क्या होता है जी, नॉट होता है, ध्यान रखेंगे, विदाउट सेक्सुअल यानी कि बिना फ्यूजन के
अगर क्या होते हैं, जीव विकसित होते हैं, उसमें उसी को हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके, अब एक बात तो समझिएगा, हम आपको बताते हैं, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, ठीक है, इसको हम लोग एपोमिक्सिस भी कहते हैं जी, एपोमिक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एपोमिक्सिस कहते हैं। ठीक है जी, अभी एपोमिक्सिस क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, आप इसे एगेमोजेनी भी कहते हैं, एगेमोजेनी भी कह सकते हैं, या आप इसे एगेमोजेनेसिस भी कह सकते हैं, या आप इसे सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। तो आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 4 अन्य नामों से जान सकते हैं। एपोमिक्सिस कहिए, या एमोगेमोजेनेस कहिए, या एगेमोजेनी कहिए, या आप इसे सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन कहिए। बात क्या है तो समझते हैं। अब देखिए, जो एपोमिक्सिस है ना, इसमें 2 टर्म है, देखिएगा, एक है एपो और दूसरा है मिक्सिस। एपो और एक मिक्सिस है। एपो का मतलब होता है विदाउट, एपो का मतलब होता है विदाउट यानी कि के बिना, और मिक्सिंग का मतलब यानी कि मिक्सिंग। ठीक है बच्चों, और यहां पे मिक्सिंग का मतलब क्या है? तो मिक्सिंग का मतलब है फर्टिलाइजेशन। क्या जी? यहां पर मिक्सिंग का मतलब है फर्टिलाइजेशन। यहां पे देख रहे हैं ना, गैमेट बिना फ्यूजन के क्या हो रहे हैं, तो नए जीव उत्पन्न हो रहे हैं, तो इसी को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। अब देखिए, एगेमोजेनेसिस यानी कि यहाँ पे देखिएगा, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का निर्माण नहीं होता है, और ना ही यहाँ पे जो गैमेट है उनका फ्यूजन होता है, इसलिए इसको हम एगेमोजेनी या एगेमोजेनेसिस कहते हैं। और इसे सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन क्यों कहते हैं, इस बात को हम आगे बताते हैं। ठीक है जी, ओके। अब हम यहां पर अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उपस्थिति की बात कर लें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार के जीवों में पाया जाता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप ध्यान रखेंगे, ऑकरेंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि जो अलैंगिक प्रजनन है वो कहां पर पाया जाता है, इस बात को हम लोग वाली बात ही जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, आपने मोनेरा और प्रोटिस्टा, मोनेरा और प्रोटिस्टा का नाम सुना होगा, तो ये मोनेरा और प्रोटिस्टा में पाया जाता है, देखिएगा, और कुछ प्लांट्स में पाया जाता है, कुछ प्लांट्स में पाया जाता है। अब यहां पे एक नोट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे आप ध्यान देंगे कि जो वर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट और देखिएगा हायर इनवर्टिब्रेट, हायर इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट और जो हायर इनवर्टिब्रेट है उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एब्सेंट होता है। क्या होता है जी? एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वह नहीं पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, और कुछ पौधों में, या निम्न श्रेणी के जो जीव होते हैं, निम्न कोटि के जीव होते हैं, उसमें ये पाया जाता है। ठीक है, और नोट यही था कि वर्टिब्रेट और जो हायर इनवर्टिब्रेट होते हैं उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। क्लियर? ओके। अब हम बात करते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके क्या क्या फीचर्स हैं, सब हम लोग देखेंगे। फीचर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है जी। तो सबसे पहले ध्यान देंगे जो मुख्य बात है, पहला कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सिंगल पेरेंट भाग लेता है, सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट। ठीक है जी, यानी कि एक जनक भाग लेता है, एक जनक भाग लेता है। कितने जनक भाग लेते हैं जी? एक जनक भाग लेते हैं। अब देखिए, अब यहां पर जो बात है, कुछ और भी पॉइंट्स है जिनको हम लोग डील करेंगे। और दूसरा पॉइंट देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, जो इंडिविजुअल्स होते हैं ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल मीन आर सिमिलर टू देयर पेरेंट, टू देयर पेरेंट्स। यानी कि बच्चों कहा जा रहा है ना कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है उसके द्वारा जो जीव उत्पन्न होते हैं, जो जीव उत्पन्न होते हैं वे अपने जनक के समान होते हैं, अपने जनक के समान होते हैं, हुबहू होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं, कॉल्ड क्लोन, कॉल्ड क्लोन। यानी कि जो सिमिलर होंगे एकदम एग्जैक्ट होंगे, क्या होंगे जी? एग्जैक्ट सिमिलर होते हैं, क्लोन कहते हैं। अब यहां पर पूछा जाए कि बताइए आखिर ये क्लोन होता क्या है? क्लोन होता क्या है तो आप इसे समझिएगा। ठीक है जी, ओके। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऑर्गेनिज्म which are morphologically and genetically similar to their parent, similar to their parent। यानी कि वैसा जीव, समझिए जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैसे जीव जो अपने जनक के मॉर्फोलॉजिकली यानी कि आकारिकी रूप से और जेनेटिकली यानी कि आनुवंशिकी रूप से एक समान होते हैं। यानी कि बच्चों यहां पे किसकी बात की जा रही है? तो एकदम हूबहू जीरोक्स कॉपी की बात की जा रही है, या इसे आप कार्बन कॉपी भी कर सकते हैं। तो वैसे जीव जो अपने जनक के एकदम हूबहू होते हैं, चाहे मॉर्फोलॉजी से ले लें चाहे जेनेटिक्स से ले लें, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लोन। क्या कहते हैं जी? क्लोन कहते हैं। तो क्लोन क्या है? तो वैसे जीव जो अपने जनक के आकारिकी और आनुवंशिकी रूप से एक समान होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं जी? उन्हें हम कहते हैं क्लोन। क्लियर है? अब देखिए, क्लोन से संबंधित कुछ बातें हैं जिनको आपको जानना चाहिए कि मेंबर ऑफ क्लोन। जी हाँ, बिल्कुल, मेंबर ऑफ क्लोन, यानी क्लोन के जो सदस्य होते हैं बच्चों, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग कहते हैं रैमिट्स। क्या कहते हैं जी? रैमिट्स कहते हैं। कि मेंबर ऑफ क्लोन को क्या कहेंगे? रैमिट्स कहेंगे। ओके जी। अब देखिए, यहां पर अगर हम बात करते हैं कि इनके पूर्वज यानी कि एंसेस्टर ऑफ क्लोन, क्लोन के पूर्वज, क्लोन के पूर्वज, जो क्लोन के पूर्वज होते हैं ना बच्चों, उनको हम कहते हैं ऑर्टेट। क्या कहते हैं जी? ऑर्टेट कहते हैं। रैमिट्स मेंबर को बोलेंगे और पूर्वज को हम लोग बोलेंगे ऑर्टेट। ठीक है, एंसेस्टर का मतलब क्या होता है? पूर्वज। तो आपने देखा कि क्लोन क्या होते हैं? तो वैसे जीव जो अपने जनक के मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं उन्हें हम क्लोन कहते हैं, और क्लोन के सदस्य को हम लोग रैमिट कहते हैं, और क्लोन के मेंबर को हम क्लोन के एंसेस्टर को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्टेट कहते हैं। तो जो हमने यहां पे देखा क्लोन के बारे में। ओके,
तो रिप्रोडक्शन का हमारा जो पहला पॉइंट तक इसमें एक ही जनक भाग लेता है, ठीक है जी। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला पॉइंट तक इसमें एक ही जनक भाग लेता है, दूसरा कि अपने जनक के कार्बन कॉपी होते हैं। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो समझिएगा, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, गैमेट फॉर्मेशन डू नॉट टेक प्लेस, गैमेट्स फॉर्मेशन डू नॉट टेक प्लेस, यानी कि बच्चा लोग इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट है फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। अगर पांचवा पॉइंट बात करें तो समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट कि इसमें गैमेट का निर्माण नहीं होगा और निषेचन नहीं होता है, और हाँ इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन टेक्स प्लेस, डिवीजन टेक प्लेस, माइटोसिस डिवीजन टेक प्लेस, यानी कि समसूत्री विभाजन होता है जी। क्या होता है जी? समसूत्री विभाजन होता है। ओके जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान देंगे, माइटोसिस डिवीजन, ठीक है। माइटोसिस डिवीजन को हम लोग कहते हैं सोमेटिक डिवीजन भी कहते हैं जी, सोमेटिक डिवीजन कहते हैं। और बच्चों अगर रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है वह माइटोसिस डिवीजन से हो रही है तो उस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे? सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन कहेंगे, जिसको हमने आपको बहुत पहले ही बताया था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, और हमने आपको कहा भी था कि आगे हम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन है इसको आप, ठीक है, डिवीजन होता है, इसलिए आप इसे क्या कह सकते हैं? सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन। सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। अब यहां पर जो नेक्स्ट बात है उसको आप ध्यान देंगे, जो कि बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है जी। सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग एनसीईआरटी के ऊपर ध्यान देंगे, तो एनसीईआरटी कह रहा है कि टर्म क्लोन, ओके। यहाँ पे देखिए जो बात हमने बताई थी ना, उसमें यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि मॉर्फोलॉजिकली और जो जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम लोग क्लोन कहते हैं। तो इसके बारे में हमने यहाँ पर देख लिया प्रॉपर। अब हम लोग बात करते हैं बच्चा लोग कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, समझिए एसेक्सुअल, देखिए यहाँ पे जो सेल डिवीजन का मोड है हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सेल डिवीजन का मोड है वो क्या होता है, तो माइटोसिस होता है। और ये भी आप बात देखेंगे कि प्रोटिस्टा और मोनेरा है, ठीक है, प्रोटिस्टा और मोनेरा है, इसमें आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है, ओके। देखिए कहा जा रहा है ना कि द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन। किसकी बात की जा रही है बच्चों? माइटोसिस की बात की जा रही है। माइटोसिस डिवीजन के द्वारा क्या होते हैं? गिव राइज टू गिव राइज न्यू इंडिविजुअल, यानी कि माइटोसिस डिवीजन होता है और जाकर के क्या होते हैं, ये दो जीव उत्पन्न होते हैं, ओके। इसलिए इसको हम लोग सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन कह रहे थे, ओके। सॉरी। ओके तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कहिए नहीं, मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसकी बात करेंगे जी? मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम, या आप इसे टाइप भी कह सकते हैं, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए बालक हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है, ओके जी। देखिए रिप्रोडक्शन के प्रकार अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमको पढ़ना होता है फिजन,
क्या पढ़ना होता है जी? फीजन पढ़ना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं विखंडन। ठीक है। दूसरा है बर्डिंग, जिसको हम लोग कहते हैं मुकुलन। क्या कहते हैं जी? मुकुलन। चौथा है फ्रेगमेंटेशन, जिसको हम लोग कहते हैं खंडन। पांचवा है स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण। और जो पांचवा नहीं छवा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कहते हैं, नहीं इसके पहले भी है, देखिएगा 6वां नंबर है, जिसको हम लोग कहते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन, पुनः उत्पत्ति, पुनः निर्माण, पुनर्जनन, पुनर्जनन। और जो 7 नंबर है, जिसे हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं जी? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि कायिक जनन। कायिक जनन कहते हैं जी। ओके, तो बच्चों हमने क्या देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, उसके क्या लक्षण होते हैं, किसमें होता है। ठीक है। ओके, और हमने यहां पे देखा इसके कौन से मोड हैं। ठीक है जी। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले फीजन की, कि क्या होता है विखंडन। तो बच्चों लोग, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जल्दी से जल्दी पूरा शेयर कर दें अपने दोस्तों में। देखिएगा, अब बात करने वाले हैं हम लोग फीजन की। ठीक है। फीजन को हम लोग क्या कहते हैं जी? विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। एक बात समझिएगा, 2 टर्म होते हैं, उसके बीच में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, एक है फ्यूजन और दूसरा है फीजन। एक फ्यूजन, दूसरा फीजन। देखिए, फ्यूजन का मतलब क्या होता है? जुटना। फ्यूजन का मतलब जुटना, जबकि ये फिजन का मतलब टूटना होता है। क्या होता है जी? टूटना होता है। ध्यान रखेंगे आप। क्लियर ना जी? तो हम लोग बात करने वाले हैं फिजन का, यानी कि विखंडन का। तो बच्चों, ये विखंडन क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो समझने का प्रयास करेंगे कि यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वह माध्यम है जिसमें जीव का शरीर क्या होता है कि 2 हिस्सों में या 2 से अधिक हिस्सों में बढ़ जाता है और प्रत्येक हिस्सा नए जीव के रूप में विकसित होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं फीजन। ठीक है, आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, मोड ऑफ asexual reproduction, asexual reproduction in which parent body divided into 2 or more than 2 parts by simple mitosis division and each part develop into new individuals called
फिजन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो डिफिनीशन है बहुत ही आसान है कि मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंट बॉडी डिवाइडेड इनटू टू और मोर देन टू पार्ट्स बाय सिंपल माइटोसिस डिवीजन एंड ईच पार्ट डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स कॉल्ड फ्यूजन। यानी कि फ्यूजन क्या है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वह प्रकार है, वह माध्यम है बच्चों, जिसमें जो पेरेंट है, जनक का शरीर है, वह दो या दो से अधिक हिस्सों में क्या होता है, बढ़ जाता है। दो या दो से अधिक हिस्सों में बढ़ जाता है, किस विभाजन के द्वारा, तो समसूत्री विभाजन के द्वारा। तो क्या होता है जी, उससे जो नए जीव विकसित होते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं फिजन। क्या कहते हैं जी, विखंडन कहते हैं। क्लियर, ओके। अब यहां पर अगर हम बात करें फिजन की, तो बच्चों ध्यान देंगे, जो फिजन होते हैं इसके दो प्रकार होते हैं। फिजन के दो प्रकार होते हैं। टाइप ऑफ फिजन। फिजन कितने प्रकार जी, दो प्रकार। एक को कहते हैं हम लोग बाइनरी फिजन, दूसरे को कहते हैं हम लोग मल्टीपल फिजन। देखिए, जो बाइनरी फिजन होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं द्विविखंडन। द्विविखंडन। और जो मल्टीपल फिजन होता है, इसको हम लोग कहते हैं बहुविखंडन। क्या कहते हैं जी, बाइनरी फिजन को द्विविखंडन और ये मल्टीपल फिजन को बहुविखंडन। तो हमने देखा ये फिजन क्या है और फिजन कितने प्रकार के होते हैं, तो बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। क्लियर है। अब हम बात करते हैं बाइनरी फिजन की। ठीक है जी, ध्यान में रखेंगे आप लोग। बाइनरी फिजन, जिसको हम लोग कहते हैं द्विविखंडन। द्विविखंडन। अब बात रहा बच्चों, ये द्विविखंडन क्या है, ये किस प्रकार का खंडन है, तो थोड़ा सा आप समझिएगा। बाइनरी लिखा गया ना, तो बाइनरी का मतलब समझिएगा दो। ठीक है, कितना जी, दो। तो ये फिजन का वह प्रकार है जिसमें जीव का जो शरीर है या जो पेरेंट है, उनका जो शरीर है जनरली दो हिस्सों में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। कितने हिस्सों में बच्चों, दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। और जो प्रत्येक हिस्सा है वो नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। तो डिफिनेशन क्या होगा कि मोड ऑफ फिजन, मोड ऑफ फिजन इन विच parent body divided into not more than divided into two parts and each parts developed into new individual, न्यू इंडिविजुअल्स। ठीक है बच्चा लोग, समझिए। तो ये अगर पूछा जाए आपसे कि बताइए बाइनरी फिजन क्या है, तो मोड ऑफ फिजन इन विच पेरेंट बॉडी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एंड ईच पार्ट्स डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। यानी कि फिजन का वह माध्यम जिसमें जनक का शरीर दो हिस्सों में बढ़ जाता है। कितने हिस्सों बच्चों, दो हिस्सों में बढ़ जाता है और प्रत्येक हिस्सा नए जीव में विकसित हो जाता है। इसी को हम लोग करते हैं क्या, बाइनरी फिजन। क्लियर है ना जी, इसे हम क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन। अब यहाँ पे बाइनरी फिजन के बहुत सारे क्या होते हैं, मोड्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा,
टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन, यानी कि द्विविखंडन के प्रकार हम लोग डील करेंगे। अब समझिए तो द्विविखंडन होता है, इसके कौन कौन से प्रकार है। नंबर 1 सिंपल बाइनरी फिजन, सिंपल बाइनरी फिजन, ठीक है जी, ओके। दूसरा है ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ये तीसरा है ऑब्लिक होता है, ऑब्लिक बाइनरी फिजन, ठीक है। चौथा है जिसे हम लोग कहते हैं सिंपल बाइनरी लॉन्गिट्यूडिनल, यानी कि लंबवत, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनली और लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। तो बच्चों ये सिंपल बाइनरी फिजन को साधारण द्विविखंडन, साधारण द्विविखंडन, क्षैतिज द्विविखंडन, तिर्यक द्विविखंडन, और इसका होता है लंबवत द्विविखंडन। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग जो एसेक्सुअल ये बाइनरी फिजन है, इसके हम लोग 4 प्रकारों को डील करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने यहाँ तक डिस्कस किया, जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहां पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है सिंपल बाइनरी फिजन, क्या होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, क्या होता है ऑब्लिक बाइनरी फिजन, और क्या होता है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। इसकी प्रॉपर क्लासेस होंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों आप इसके अगर इस हिस्से से जुड़ रहे हैं तो इसका एक और लेक्चर 1 है, उसको भी आप देखें, फिर इसको देखें, और इसे प्रॉपर तरीके से आप नोटबुक में क्या कर सकते हैं, तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। चाहे आपका नेट का एग्जाम हो, चाहे आपके बोर्ड का एग्जाम हो, दोनों के लिए पर्याप्त है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।